नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल बाय एमडी धीवर पर। सो दोस्तों, आज का जो हमारा क्लास होने वाला है वो क्लास नंबर 19वां होने वाला है। और आज की क्लास का जो हमारा विषय रहने वाला है वो सामान्य ज्ञान, जिसे आप लोग जीके जीएस के नाम से भी जानते हो। और आज की क्लास का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो शिक्षा, भाषा, सांस्कृतिक विविधताएँ के बारे में जानेंगे। और ये जो शिक्षा, भाषा, सांस्कृतिक विविधताएँ का जो आप लोगों का टॉपिक है ना, उसमें थोड़ा सा कम से कम हम लोग थ्योरी पढ़ेंगे। उसके बाद इससे जितने भी प्रकार के प्रश्न बनेंगे ना, तो उन सारे प्रश्न का एमसीक्यू सीरीज करते हुए चलेंगे, मतलब क्वेश्चन का प्रैक्टिस हम लोग करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आप लोगों का आपका अगर कि सिलेबस को दिखाओ ना, तो भाग 2 में अगर कि देखोगे ना, तो इसमें सामान्य ज्ञान करके आप लोगों का ये जो विषय है वो दिया गया है। और इसमें से 20 नंबर का पूछा जाने वाला है और 20 क्वेश्चन आने वाला है। और हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो राजनीति विज्ञान पढ़ रहे हैं। और राजनीति विज्ञान के अंतर्गत शिक्षा, भाषा और सांस्कृतिक जो विविधताएं हैं ना, तो ये जो तीनों टॉपिक जो अलग अलग है ना, उसे एक साथ कंप्लीट करेंगे। ठीक है, क्योंकि इसमें से ज़्यादा क्वेश्चन उतना वैसे बनता नहीं है। जो प्रमुख प्रमुख जो क्वेश्चन है ना, तो उन सारे क्वेश्चन को मैं लेकर के आ रहा हूँ आप लोगों को और विस्तार पूर्वक पढ़ाऊंगा। ठीक है, और हमेशा आप लोगों को सिलेबस इसीलिए दिखाता हूँ ताकि आप लोगों को पता चले कि हम लोग सिलेबस से बाहर नहीं पढ़ रहे हैं। सिलेबस में जितना भी टॉपिक है उसी को ही क्या कर रहे हैं, पढ़ते हुए चल रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा आप लोगों को थ्योरी पढ़ाऊंगा। और उस थ्योरी के बाद ना आप लोगों को ना एमसीक्यू सीरीज कराऊंगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा। और आप लोगों को क्या करना है, मेरे आंसर लेने से पहले खुद आप लोगों को आंसर लेना और प्रैक्टिस करना है क्वेश्चन का। ठीक है, फिर उसके बाद जो मैं विस्तार पूर्वक आप लोगों को बताऊंगा ना, उन सारी चीज़ों को आप लोगों को समझते हुए चलना है। और एक बात आप लोग नोट करके रखिएगा, आप लोगों को रटना बिल्कुल भी नहीं है, आप लोगों को समझना है। जितना ज़्यादा अच्छे से समझोगे बेहतर रहेगा आप लोगों के लिए। और जो चीज़ मैं नोट करने के लिए बोलूँगा ना, उन तमाम टॉपिक को नोट करते हुए चलिएगा। क्योंकि एग्ज़ाम से एक हफ्ते पहले आप लोग क्या है, शॉर्ट नोट्स अगर तैयार हो जाएगा ना, तो रिवीजन करते हुए बनेगा। पूरा के पूरा पीडीएफ को तो आप लोग नहीं पढ़ पाओगे ना, या पूरा जो बुक लिए होंगे उसको तो नहीं पढ़ पाओगे। लेकिन जो आप लोग शॉर्ट नोट्स में लिखे रहोगे ना, जो मैं बताया रहूँगा उन तमाम चीज़ों को लिखे रहोगे, तो एक हफ्ता एग्जाम से पहले आप लोग आराम से उसको रिवीजन कर पाते हो। और अगर वो जो टॉपिक है वो एग्जाम में आएगा, चाहे वो कूट में पूछे, चाहे वो किसी भी प्रकार से कथन निष्कर्ष में पूछे, ईजी तरीके से आप लोग बता सकते हो और आप लोगों से गलतियाँ नहीं होगा। ठीक है, तो इसीलिए आप लोग शॉर्ट नोट्स भी बनाते हुए चलिएगा। सारे को आप लोगों को नोट नहीं करना है, जो मैं नोट करने के लिए बोलूँगा केवल उन्हें ही आप लोगों को नोट करना है। ठीक है, उसके बाद आप लोगों का इसका पूरा जो पीडीएफ है वो अपने व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दूंगा, तो वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा और भी। ठीक है, और व्हाट्सएप ग्रुप में कैसे जुड़ सकते हो आप लोग, इसको थोड़ा सा बाद में बताऊंगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले आज का टॉपिक को सबसे पहले ध्यान से पढ़िए। शिक्षा, भाषा एवं सांस्कृतिक विविधताएं। तो शिक्षा क्या होता है, भाषा क्या होता है और सांस्कृतिक विविधताएं क्या होता है, इस थ्योरी के माध्यम से हम लोग थोड़ा जानने का प्रयत्न करेंगे। तो मैं पढ़ दे रहा हूँ, ध्यानपूर्वक आप लोग केवल सुनिएगा। ठीक है, तो चलिए सबसे फर्स्ट को ध्यान से पढ़ते हैं। शिक्षा एक महत्वपूर्ण उपकरण है जो हर किसी के जीवन में बहुत उपयोगी है। शिक्षा वह है जो हमें पृथ्वी पर अन्य जीवित प्राणियों से अलग करती है। यह मनुष्य को पृथ्वी का सबसे चतुर प्राणी बनाती है। आज के आधुनिक तकनीकी संसार में शिक्षा काफ़ी अहम है। अच्छी शिक्षा जीवन में बहुत से उद्देश्यों को प्रदान करती है। शिक्षा अधिकार संविधान के 86वें संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा अनुच्छेद 21A जोड़ा गया, जिसके अनुसार राज्य 6 से 14 वर्ष तक के आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया जा रहा है। आगे को पढ़ते हुए चलते हैं। भाषा भावों की वाहिका और विचारों की माध्यम होती है। भारत अनेक भाषी देश है तथा अनेक बोली और भाषाओं से मिलकर ही भारत राष्ट्र बना है। संस्कृत हमारी सभी भारतीय भाषाओं की सूत्र भाषा है तथा वर्तमान में हिंदी हमारी राजकीय भाषा है। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 343 के अंतर्गत संघ की राज्य भाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाले अंकों के रूप में भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप है। चलिए इसी पश्चात थोड़ा सा और है, इसको भी पढ़ते हुए चलते हैं। सांस्कृतिक विविधता का अर्थ है किसी भूभाग के विविध प्रकार की संस्कृतियों का पाया जाना, अर्थात एक ऐसे क्षेत्र के निवासियों की बोली, रहन सहन, खान पान और वेशभूषा आदि सभी में विविधता पाई जाती है। भारतीय संविधान में शिक्षा एवं सांस्कृतिक संबंध अधिकार अनुच्छेद 29-30 में निहित एवं अनुच्छेद 343 संघ की भाषा संबंधित है। तो आप लोगों को इस थ्योरी में केवल इतना ही पढ़ना था। अब आप लोगों को ये बता देता हूँ कि इतना जो थ्योरी है ना, इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है आप लोगों को ये बता दे रहा हूँ, तो ध्यानपूर्वक आप लोग समझिएगा। ठीक है,
सबसे पहले आप लोगों को नोट करना है शिक्षा का अधिकार संविधान के 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 अनुच्छेद 21A में जोड़ा गया। इसका क्या मतलब है आप लोगों को ये बता दे रहा हूँ। अपने पिछले क्लास में मैंने आप लोगों को एक चीज़ बताया था ना कि 86वें संविधान संशोधन में ये जो शिक्षा का अधिकार है, मतलब जो 6 से 14 वर्ष तक के लिए बच्चों के लिए ना अनिवार्य और निःशुल्क जो शिक्षा है ना, वो 86वें संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया। और किस में जोड़ा गया? तो अनुच्छेद 21A में जोड़ा गया, भारतीय संविधान के अनुच्छेद में। और ये जो अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा है उसे हम लोगों ने और किस में पढ़ा था? तो हम लोगों ने मौलिक कर्तव्य में पढ़ा था ना। कुल 11 प्रकार के जो मौलिक कर्तव्य है उसमें 86वें संविधान संशोधन 2002 में जो 11वां नंबर का जो अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का अधिकार है ना, तो उसे जोड़ा गया था। आप लोगों को बताया हूँ ना, तो सेम ये वही है। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोगों को नोट करके रखना है इसको कि 86वें संविधान संशोधन 2002 में शिक्षा के अधिकार को जोड़ा गया, जिसमें क्या है तो 6 से 14 वर्ष के प्रत्येक जो बालक होंगे ना, तो उनको अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा जो है वो दिया जाएगा। और ये जो है ना वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद ए में क्या, तो अनुच्छेद 21A में इसका जिक्र किया गया है, इसका वर्णन किया गया है। तो ये चीज़ आप लोगों को नोट करना है, पूछा जाता है ये जो प्रश्न है कि आप कितना अवेयर हो इसके बारे में। ठीक है, मतलब आप भविष्य में शिक्षक बनना चाहते हो, एक शिक्षक होने के नाते शिक्षा जगत में किस प्रकार से परिवर्तन हुआ है, अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा कब आया था, क्यों आया था, किस लिए आया था, एक शिक्षक के रूप में आपको पता होना चाहिए ना जी। तो इसीलिए आप लोगों को क्या करना है, उसको नोट करके रखना है। ठीक है, उसके अलावा एक चीज़ आप लोगों को और नोट करना है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 कितना, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 के अंतर्गत संघ की राजभाषा क्या है, तो संघ की जो राजभाषा है वो हिंदी है। और लिपि कौन सा है, वो देवनागरी लिपि है। तो इन दोनों को आप लोगों को नोट करके रखना है इसमें भी। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ क्या करना है आप लोगों को इसमें नोट करके रखना है, इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। उसके अलावा एक चीज़ आप लोगों को और नोट करना है, भारतीय संविधान में शिक्षा एवं सांस्कृतिक संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29-30 में निहित है। मतलब ये है कि शिक्षा और सांस्कृतिक संबंधी ना कि शिक्षा किस प्रकार से प्रदान किया जाएगा, क्या क्या है, इन तमाम चीज़ों के बारे में अनुच्छेद 29 और 30 में जिक्र किया गया है। ठीक है, और अनुच्छेद 30 के बारे में आप लोगों को ये भी बताया था ना कि अल्पसंख्यक वर्ग जो होते हैं, जैसे मुस्लिम हो गया, सिख हो गया, ईसाई हो गया, अलग अलग जो अल्पसंख्यक वर्ग है ना, तो उसको अपने अनुसार अपने जो शिक्षण संस्था उसका ओपन करने के लिए, खोलने के लिए और संचालन करने के लिए क्या किया गया है, अधिकार दिया गया है अनुच्छेद 30 में। तो ये आप लोगों को बताया था मैंने, तो ये चीज़ आप लोगों को नोट करना है आप लोगों को। ठीक है, तो थ्योरी में ना आप लोगों को केवल इतना ही पढ़ना था, एकदम ही आप लोगों को रटने की आवश्यकता नहीं है। अब आप लोगों को क्या करना है, अब आप लोगों के लिए 25 से 30 में MCQ सीरीज़ लेकर के आया हूँ, तो इसे आप लोगों को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और मेरे आंसर लेने से पहले खुद आप लोगों को आंसर लेना और प्रैक्टिस करना है। ठीक है, उसके बाद सारे प्रश्नों का आंसर मैं आप लोगों को विस्तारपूर्वक दूंगा, तो इसका आप लोगों को टेंशन नहीं लेना है। और आज का ये जो क्लास हो जाएगा ना, उसके बाद इसका जो पूरा PDF रहेगा वो मैं अपने व्हाट्सअप ग्रुप में डाल दूंगा, तो वहाँ से भी आप लोग क्या कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो और करके दोबारा आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो अच्छे से। और व्हाट्सअप ग्रुप में कैसे जुड़ सकते हो, सबसे पहले आप लोग इंस्टाग्राम पर जाइए, सर्च कीजिए बाय MD धीवर करके, वहाँ पर आप लोगों को मेरा प्रोफाइल मिलेगा। मेरे प्रोफाइल में कमेंट करके बोल सकते हो कि सर व्हाट्सअप ग्रुप में जोड़ना है बोल करके, तो वहाँ से आपका नंबर लेकर के व्हाट्सअप ग्रुप में जोड़ दूंगा। उसके अलावा रेंडमली आपकी स्क्रीन पर एक जो व्हाट्सअप नंबर दिख रहा है ना, वो भी मेरा ही नंबर है, तो उसमें भी आप लोग डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो कि सर मेरे को व्हाट्सअप ग्रुप में जोड़ना है बोल करके, तो वहाँ से भी आपका नंबर लेकर के व्हाट्सअप ग्रुप में जोड़ दूंगा। ठीक है, और ये जो व्हाट्सअप ग्रुप में जो जोड़ना है ना, उसके लिए आप लोगों को केवल 149 केवल एक बार आप लोगों को पे करना होगा। क्यों? क्योंकि देखो मेरे को बेवजह का ट्रैफिक वगैरह नहीं चाहिए, कम लोग पढ़ेंगे चलेगा, जितना भी पढ़ाऊंगा चलेगा, लेकिन ज़्यादा ट्रैफिक नहीं चाहिए। जो सिंसियर है एक्चुअल में वही मेरे को चाहिए, ताकि उन लोगों को क्या है गवर्नमेंट कॉलेज अचीव कर सके। ठीक है, और देखो आप तो चाहो ना तो बुक लेकर के अपने आप भी पढ़ सकते हो, लेकिन एक जो गाइडलाइनर है उसकी आवश्यकता पड़ता है ना जी, कि प्रॉपर आप लोगों को किस प्रकार से प्रिपरेशन करना है, कौन से वे पे पढ़ना है, तो इसके लिए आप लोगों को आवश्यकता पड़ता है ना। तो वन टाइम आप लोगों को 149 पे करने के बाद ना आपको व्हाट्सअप ग्रुप में जोड़ दूंगा। उसके अलावा जितना भी सारा PDF रहेगा वो आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा, और उसके अलावा जो भी आप लोगों के मन में डाउट वगैरह होगा ना, तो उसको क्लियर करने के लिए आप लोगों को ना डायरेक्टली कॉल की भी सुविधा कर दूंगा। डायरेक्ट आप मेरे से भी बात करके किसी भी प्रकार से अगर डाउट हो तो उसको भी क्लियर कर सकते हो। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों के लिए केवल वन टाइम आप लोगों को इतना करना पड़ेगा। ठीक है, और अपने पढ़ाई के लिए इतना नहीं करोगे तो फिर क्या ही कर सकते हो। जी हाँ, चलिए पढ़ने के ऊपर फोकस करते हैं, आप लोगों के ऊपर है, लेकिन ना किस प्रकार से पढ़ना है, किस वे में पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ये सारा चीज़ आप लोगों को डायरेक्शन मिलेगा ना, तो बाकियों से एक्स्ट्रा आप लोग क्या करोगे, नंबर अचीव कर सकते हो, ला सकते हो। ठीक है, तो इसीलिए ज़्यादा जरूरी
ज़रूरी है कि आप लोग ये जो ग्रुप है ना उसमें आप लोग ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। और वैसे भी 90 से प्लस लोग इसमें क्या है ऐड हो चुके हैं अभी तक की, ठीक है। तो आप लोगों के ऊपर है। चलिए अब हम लोग पढ़ने के ऊपर फोकस करते हैं। तो चलिए प्रश्न क्रमांक फर्स्ट को सबसे पहले आप ध्यान से पढ़िए। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्तमान में कुल कितनी भाषाएं हैं? ऑप्शन ए 16, ऑप्शन बी 18, ऑप्शन सी 20 या ऑप्शन डी 22। तो क्या इसका आंसर होगा? तो प्रश्न क्रमांक 1 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर डी 22 करेक्ट हो जाएगा। कैसे? भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्तमान में कुल कितने भाषाएं हैं? तो भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में वर्तमान में कुल 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। ये आप लोगों को याद रखना है इसके बारे में। और एक चीज़ आप लोगों को बताया था ना अपने पहले क्लास में, हमारे भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूची और 22 भाग और 395 कितना? तो 395 अनुच्छेद है। इसे आप लोगों को नोट करके रखना है। क्या? तो सबसे पहले याद रखना है कि 12 अनुसूचियां हैं और 22 भाग है और 395 क्या है? अनुच्छेद है। तो इन तीनों को याद रखना है आप लोगों को। तो ये जो 12 अनुसूची है ना, तो इन्हीं में से 8वां जो अनुसूची है उसमें भारत में कुल कितने भाषाओं को मान्यता प्राप्त है ना, तो उसका वर्णन किया गया है 8वीं अनुसूची में। तो कुल 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है हमारे भारतीय संविधान के द्वारा। तो ये चीज़ आप लोगों को याद रखना है, चाहो तो नोट करके भी रख सकते हो, ठीक है। तो इसीलिए प्रश्न क्रमांक 1 का जो करेक्ट आंसर है ना ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक दूसरा को ध्यान से पढ़िए। कौन सी भाषा हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन ए गुजराती, ऑप्शन बी कश्मीरी, ऑप्शन सी राजस्थानी या ऑप्शन डी डोगरी। तो क्या इसका आंसर हो सकता है? तो प्रश्न क्रमांक 2 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ना वो ऑप्शन नंबर सी राजस्थानी करेक्ट हो जाएगा। कैसे? कौन सी भाषा हमारे संविधान की 8वीं सूची में सम्मिलित नहीं है? तो 8वीं सूची में जो सम्मिलित नहीं है ना तो वो राजस्थानी इसमें करेक्ट हो जाएगा। अभी आप लोगों को जस्ट बताया ना कि हमारे जो संविधान है उसके टोटल जो 12 अनुसूचियाँ हैं उसमें से 8वां अनुसूची में भाषाओं के बारे में क्या किया गया है? वर्णन किया गया है। और कुल 22 भाषा को मान्यता प्राप्त है हमारे भारतीय संविधान के द्वारा, जिसमें ना गुजराती भी मान्यता प्राप्त है, कश्मीरी भी मान्यता प्राप्त है और डोगरी भी मान्यता प्राप्त है। लेकिन राजस्थानी जो भाषा है ना उसको मान्यता प्राप्त नहीं है। मतलब ये जो 22 भाषा अलग अलग है ना उसके अंतर्गत नहीं आता। ये 22 भाषाओं के अंतर्गत राजस्थानी जो भाषा है वो नहीं आता है, ठीक है। तो इसीलिए आप लोगों को याद रखना है, ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इसीलिए प्रश्न क्रमांक दूसरा का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक तीसरा को अब ध्यान से पढ़िए। किस अनुच्छेद में राज्य की भाषा या भाषाएं अपनाने की प्रक्रिया है? ऑप्शन ए 343, ऑप्शन बी 344, ऑप्शन सी 345 या ऑप्शन डी 346। तो प्रश्न क्रमांक तीसरा का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर सी 345 करेक्ट हो जाएगा। कैसे? किस अनुच्छेद में राज्य की भाषा या भाषाएं अपनाने की प्रक्रिया है? तो अनुच्छेद 345 में क्या बोला गया है? तो अनुच्छेद 345 में स्पष्ट रूप से ये बोला गया है कि राज्य की जो भाषा है ना या भाषाएं अपनाने की प्रक्रिया के बारे में दिया गया है। मतलब किस राज्य की कौन सी भाषा होना चाहिए राजकीय भाषा ना, तो इसके बारे में उसका जो प्रोसेस है उसका जो प्रक्रिया है उसके बारे में वर्णन किया गया है अनुच्छेद 345 में। तो ये चीज़ आप लोगों को याद रखना है। उसके अलावा ऑप्शन नंबर ए के बारे में भी थोड़ा सा जान लो, अनुच्छेद 343। तो अनुच्छेद 343 में अभी आप लोगों को थ्योरी में पढ़ाया था ना कि अनुच्छेद 343 में बोला गया था कि संघ की भाषा हिंदी होगा और लिपि देवनागरी होगा। क्या? तो संघ की भाषा जो है वो हिंदी हो जाएगा और लिपि जो है वो देवनागरी लिपि होगा। तो ये अनुच्छेद 343 में वर्णन किया गया है, तो ये आप लोगों को याद रखना है। उसके अलावा ऑप्शन नंबर बी 344 में क्या है ये जान लो। तो अनुच्छेद 344 में ये बोला गया है कि एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच ना जो आपसी संचार होगा, जो बातचीत होगा ना, वो किस भाषा में किया जाएगा इसके बारे में वर्णन किया गया है, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों को याद रखना है। उसके अलावा ऑप्शन नंबर डी 346। तो 346 में क्या है ये जान लो। तो 346 में एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच या एक संघ या दूसरे संघ के बीच जो संचार का जो आधिकारिक भाषा है ना उसमें जुड़े हुए प्रावधान के बारे में दिया गया है, ठीक है। मतलब एक राज्य और दूसरे राज्य किस भाषा में बात करेगा, उसमें क्या क्या प्रावधान हो सकता है ना, तो उन सारी चीज़ों का क्या है, क्या इस्तेमाल किया जाएगा जो भाषा है वो, तो उसका इसमें क्या किया गया है, वर्णन किया गया है।
तो ये आप लोगों को याद रखना है। दोनों में बेसिक अंतर है 344 और 346 में, ठीक है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है। तो इसीलिए प्रश्न क्रमांक तीसरा का जो करेक्ट आंसर होगा ना, ऑप्शन नंबर सी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं अब। चलिए प्रश्न क्रमांक चौथा को ध्यान से पढ़िए। अंतःकरण की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 25, ऑप्शन बी अनुच्छेद 26, ऑप्शन सी अनुच्छेद 27 या ऑप्शन डी अनुच्छेद 28। तो प्रश्न क्रमांक चौथा का जो करेक्ट आंसर होगा ना, वो ऑप्शन नंबर है अनुच्छेद 25 करेक्ट हो जाएगा। कैसे? अंतःकरण की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो अंतःकरण का क्या मतलब होता है, ये सबसे पहले आप लोग जान लो। अंतःकरण का मतलब ये होता है अपने इच्छा के अनुसार किसी भी देवी देवताओं की आराधना करना, पूजा करना, मानना। तो इसे क्या कहा जाता है? तो ये अंतःकरण कहा जाता है, जिसे अपने धर्म को अबाध रूप से मानने की क्या दिया गया है? स्वतंत्रता दिया गया है। अपने धर्म में जो भी आप लोग देवी देवताओं की पूजा वगैरह, अर्चना वगैरह, उपासना वगैरह करना चाहते हो ना, तो अपने इच्छा से क्या कर सकते हो? कर सकते हो। इसमें किसी भी प्रकार से रोक टोक नहीं लगाया जा सकता गवर्नमेंट के द्वारा या किसी भी व्यक्ति के द्वारा, ठीक है। तो इसे अंतःकरण की स्वतंत्रता कहा जाता है और ये अनुच्छेद 25 में क्या किया गया है? वर्णन किया गया है। तो ये आप लोगों को याद रखना है। उसके अलावा ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 26। तो अनुच्छेद 26 में क्या है ये जान लो। अनुच्छेद 26 में धार्मिक गतिविधियों के प्रबंधन करने का अधिकार। मतलब यह है कि आप अपने जो भी देवी देवताओं को मानते हो ना, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो? उसके लिए धार्मिक गतिविधियां आप लोग क्या कर सकते हो? चला सकते हो। मतलब किसी प्रकार की रैलियां वगैरह होता है वो निकाल सकते हो। पूजा पाठ अर्चना वगैरह करना है, मंदिर वंदिर कुछ बनवाना वगैरह, तो वो सारा चीज़ आप लोग क्या कर सकते हो? उसके लिए आपको स्वतंत्रता दिया गया है अनुच्छेद 26 में, ठीक है। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है। इसके अलावा ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 27। तो अनुच्छेद 27 में क्या है ये भी जान लो। अनुच्छेद 27 में ना कोई भी एक विशेष जो धर्म है वो मानने वाले अगर व्यक्ति है ना, तो धार्मिक आधार पर किसी भी व्यक्ति पर किसी भी प्रकार से उसमें कर वगैरह, टैक्स वगैरह नहीं लगाया जा सकता, ठीक है। तो ये क्या है? तो ये भुगतान वगैरह उन लोगों को नहीं करना है अगर किसी भी विशेष वगैरह धर्म वगैरह को मानता है। तो इसके लिए उसको क्या किया गया है? प्रतिबद्ध नहीं किया गया है, छूट दिया गया है, ठीक है। तो ये अनुच्छेद 27 में है, ये आप लोगों को याद रखना है। उसके अलावा ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 28। तो अनुच्छेद 28 में क्या है ये थोड़ा सा जान लो। अनुच्छेद 28 में कुछ शैक्षणिक जो संस्थानें होगा ना, जैसे पढ़ने वढ़ने लिखने वाला जो संस्थान होगा ना, तो उसमें धार्मिक शिक्षा और धार्मिक जो पूजा उपासना जो है ना, उसके लिए क्या दिया गया है? स्वतंत्रता दिया गया है, ठीक है। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू अगर आप लोगों को बताऊँ ना, तो आप लोगों ने देखा होगा कि क्रिश्चियन लोगों का जो अलग स्कूल होता है, तो उसमें क्या पढ़ाया जाता है? जो भी शिक्षा है वो दिया जाता है, साथ में उसको धार्मिक शिक्षा भी दिया जाता है। उसके अलावा मुस्लिमों के लिए मदरसा जो होता है उसके लिए क्या किया जाता है? उनको तो पढ़ाया जाता है, साथ ही उसको क्या है? धार्मिक शिक्षा भी प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। तो ये किसमें किसके अनुसार दिया जाता है? तो अनुच्छेद 28 के अनुसार है। तो ये चीज़ आप लोगों को याद रखना है। तो इसीलिए प्रश्न क्रमांक 4 का जो करेक्ट आंसर होगा ना, ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 25 इसमें करेक्ट हो जाएगा। मैं ये कभी नहीं बोलता कि आप लोगों को ना मैं जो पढ़ा रहा हूँ केवल वही क्वेश्चन पूछा जाएगा, लेकिन अगर सारे तरीक़ों से आप लोग पढ़े रहोगे ना, तो बाकी से एडिशनल पढ़ रहे हो, एक्स्ट्रा पढ़ रहे हो। और आप लोगों को ना अपने जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें इसका PDF प्रोवाइड कर दूंगा, तो वहाँ से भी इसको डाउनलोड करके दोबारा पढ़ लेना, तो बेहतरीन तरीके से आपका तैयारी होगा। दूसरों से ज़्यादा बेहतर कैसे आप लोग पढ़ सकते हो जी? पढ़ तो सभी रहे, बुक लेकर के तो सारे लोग पढ़ रहे हैं। केवल बुक पढ़ने से ही क्वालिफाई हो जाएगा क्या? नहीं, केवल बुक पढ़ने से आप लोगों का जो क्वालिफाई है ना वो मुश्किल है। हो सकता है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मुश्किल है। एक्चुअल में जो कोच वगैरह जो आपकी गाइडलाइनर होगा वो आपको जो सिखाएगा ना, उसके अनुसार बेहतरीन तरीके से आपका तैयारी होगा। तो इसलिए आप लोगों को हमेशा बोलता हूँ कि कोई भी फील्ड हो, आपको एक मार्गदर्शक जो होता है ना उसका आवश्यकता पड़ता है। तो इसीलिए आप लोगों को बोल रहा था। तो चाहो तो आप लोग आराम से ये जो ग्रुप है उसमें ऐड करके ले सकते हो। 149 कोई ज़्यादा आप लोगों का नहीं है, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 5वां को पढ़ते हैं, आप लोगों के ऊपर है। निम्न में से किस संविधान संशोधन के द्वारा 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया था? ऑप्शन ए 82वां, ऑप्शन बी 83वां, ऑप्शन सी 84वां या ऑप्शन डी 86वां। तो क्या इसका आंसर होगा?
तो प्रश्न क्रमांक 5 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर डी 86वां संविधान संशोधन इसके अंतर्गत करेक्ट हो जाएगा। कैसे? निम्न में से किस संविधान संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया? तो ये 86वां संविधान संशोधन 2000 में किया गया था ना। तो ये आप लोगों को मैंने बताया हूँ ना कि ये जो अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा जो है वो 86वां संविधान संशोधन 2002 में किया गया था। कब? तो 86वां संविधान संशोधन 2002 में किया गया था। और इसके तहत ना ये जो अनिवार्य और निःशुल्क जो शिक्षा है ना उसे एक क्या बना दिया गया था? मौलिक अधिकार बना दिया गया था। और इसे संविधान के कौन से अनुच्छेद में रखा गया था? तो संविधान के अनुच्छेद 21A में क्या किया गया है? इसको रखा गया है। ठीक है, जो अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा है इसके बारे में। तो देखो, राज्य के प्रत्येक नागरिकों के जो माता पिता होंगे ना बच्चों के, उनका दायित्व ये होगा कि अपने बच्चे को कम से कम प्राइमरी जो शिक्षा है वो प्रदान करें, पहली से लेकर के 8वीं तक की। और पहली से लेकर के 8वीं तक की जो अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा है ना वो प्रोवाइड करने के लिए क्या किया गया था? भारतीय संविधान में 86वां संविधान संशोधन किया गया था 2002 में। और इसको क्या किया गया था? अनुच्छेद 21A में इसको रखा गया था। ठीक है, और यह एक मौलिक अधिकार है, ये भी आप लोगों को याद रखना है इसके बारे में। तो इसीलिए प्रश्न क्रमांक 5 का जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर डी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा इसके बारे में। ठीक है, चलिए उसके अलावा ऑप्शन नंबर ए 82वां संविधान संशोधन के बारे में भी आप लोग जान लो। 82वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ था। और इसमें क्या संशोधित किया गया था? तो इसमें जो सरकारी नौकरी में जो लोग थे ना तो उनके प्रमोशन के लिए क्या किया गया था? ST SC वर्ग को क्या किया गया था? आरक्षण दिया था, कुछ अंकों में, कुछ नंबरों में क्या दिया गया था? छूट दिया गया था। ठीक है, जिसको उसको पदोन्नति हो सके इसके लिए। तो ये आप लोगों को याद रखना है इसके बारे में। उसके अलावा ऑप्शन नंबर बी 83वां संविधान संशोधन के बारे में भी थोड़ा सा जान लो। 83वां संविधान संशोधन जो है ना वो भी 2002 में हुआ था। और इसमें क्या संशोधित किया था? तो इसमें जो अरुणाचल प्रदेश नामक जो राज्य है ना तो उसमें क्या किया गया था? उस राज्य की जो पंचायत हो गए ना तो उसमें जो SC वर्ग होंगे, क्या तो पंचायती जो राज होगा अरुणाचल प्रदेश में ना तो उसमें SC जो वर्ग होगा ना तो उनके लिए विशेष आरक्षण दिया जाने वाला तो उनके लिए विशेष जो आरक्षण है ना तो उसके लिए संशोधन किया गया था। मतलब पंचायतों में क्या किया गया था? उसको विशेष आरक्षण और छूट दिया गया था। ठीक है, तो ये 83वां संविधान संशोधन में किया गया था। तो ये आप लोगों को याद रखना है इसके बारे में। ठीक है, उसके अलावा ऑप्शन नंबर डी 84वां संविधान संशोधन के बारे में थोड़ा सा इसके बारे में भी जान लो। 84वां जो संविधान संशोधन है ना वो 2001 में हुआ था। कब? तो 84वां संविधान संशोधन 2001 में हुआ था। और इसमें क्या संशोधन हुआ था? तो इसमें लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में ना जो सीट की जो संख्या है ना उसको फिक्स कर दिया गया था, फ्रीज कर दिया गया था, स्थिर कर दिया गया था 2026 तक की। ठीक है, मतलब यह है कि 2001 से लेकर की जो लोकसभा की जो संख्या है वो और उसके अलावा राज्य विधानसभाओं की जो संख्या है वो, तो इनकी जो संख्या है ना सीटों की तो उसको ना फिक्स कर दिया गया था, किसी भी प्रकार से घटाया या बढ़ाया नहीं जा सकता था। ठीक है, तो ये किसमें किया गया था? तो भारतीय संविधान के जो 84वां संविधान संशोधन के द्वारा फिक्स किया गया था। ये आप लोगों को याद रखना है इसके बारे में भी। ठीक है, तो इसीलिए प्रश्न क्रमांक 5 का जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा थोड़ा ना सारी चीज़ों के बारे में आप लोगों को क्या होना चाहिए? नॉलेज होना चाहिए, तभी ना बाकियों से एडिशनल पढ़ पाओगे जी, बाकियों से एक्स्ट्रा रहेगा आप लोगों का जो नॉलेज है वो। अदरवाइज जो लोग बुक लेगा वो और आप पढ़ रहे हो कोई अंतर हो पाएगा क्या? नहीं ना होगा। तो इसीलिए आप लोगों को हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी करते हुए चलना है। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 6 को ध्यान से पढ़िए। भारत सरकार ने किन भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान किया? पहला दिया है तमिल, दूसरा संस्कृत, तीसरा कन्नड़ और चौथा मलयालम। ऑप्शन ए 1 व 2, ऑप्शन बी 2 व 3, ऑप्शन सी 2, 3 व 4 या ऑप्शन डी 1, 2, 3, 4। तो क्या इसका आंसर होगा? तो प्रश्न क्रमांक 6 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर डी 1, 2, 3, 4 करेक्ट हो जाएगा। कैसे? भारत सरकार ने किन भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान किया? तो भारत सरकार ने ना कुल जो 6 प्रकार की जो शास्त्रीय भाषा है ना तो उसको मान्यता प्रदान किया था शास्त्रीय भाषा के रूप में। और इसमें तमिल भी हो जाएगा, संस्कृत भी हो जाएगा, कन्नड़ भी हो जाएगा और मलयालम भी हो जाएगा। ये चारों की चारों जो भाषा है ना वो शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान किया गया भारत सरकार के द्वारा। उसके अलावा 6 प्रकार की जो भाषा है ना
उसको शास्त्रीय भाषा का क्या किया गया था, दर्जा प्रदान किया गया था। आप लोगों को सीक्वेंस में बता दे रहा हूँ, याद रखिएगा, क्योंकि देखो अभी के डेट में ना कूट में पूछा जा रहा है, तो सीक्वेंस में भी आप लोगों से ऐसे प्रश्न बन सकता है। तो आप लोगों को बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा, 6 प्रकार की जो अलग अलग शास्त्रीय भाषा है उनको, ठीक है। तो अलग अलग मैं संख्याओं में लिख दे रहा हूँ, आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। तो ध्यानपूर्वक समझिएगा। सबसे पहले आप लोगों को सन लिखना है, क्योंकि सीक्वेंस में याद रखना है। तो सबसे पहले 2004 हो जाएगा क्या, तो 2004, उसके बाद 2005, उसके बाद सीधा आ जाएगा 2008, क्या, तो 2008 आ जाएगा। इसके बाद चौथा भी जो होगा वो भी 2008 हो जाएगा। उसके अलावा जो पांचवा होगा ना वो 2013 हो जाएगा, तो ये 2013 लिख लिया। और छठवां जो होगा वो 2014 हो जाएगा, तो ये 2014 लिख लिया। अब आप लोगों को सीक्वेंस में ना जो अलग अलग भाषा है उसको याद रखना है। सबसे पहला जो हो जाएगा वो तमिल हो जाएगा। तो तमिल को कब मान्यता प्राप्त किया गया था शास्त्रीय भाषा में, तो 2004 में किया था। दूसरा जो हो जाएगा वो संस्कृत हो जाएगा, क्या, तो दूसरा जो होगा वो संस्कृत हो जाएगा, 2005 में उसको शास्त्रीय भाषा का मान्यता प्रदान किया गया। तीसरा जो भाषा होगा वो तेलुगु हो जाएगा, क्या, तो तीसरा जो भाषा होगा वो तेलुगु हो जाएगा, जिसे 2008 में शास्त्रीय भाषा का मान्यता प्रदान किया गया। चौथा जो होगा वो कन्नड़ हो जाएगा, क्या, तो चौथा जो होगा वो कन्नड़ हो जाएगा, जिसे 2008 में ही शास्त्रीय भाषा का मान्यता प्रदान किया गया। पांचवा जो होगा वो 2013 में ना मलयालम है, क्या, तो पांचवा जो होगा वो मलयालम जो भाषा है उसको 2013 में भारत सरकार के द्वारा शास्त्रीय भाषा का मान्यता प्रदान किया गया। उसके अलावा अंतिम 2014 में ना ओडिया, क्या, तो ओडिशा जो भाषा है ना तो उसको 2014 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। तो इस प्रकार से सीक्वेंस में आप लोगों को याद रखना है, पूछा जा सकता है, ठीक है। और ये शास्त्रीय भाषा की क्या विशेषताएं होते हैं, तो शास्त्रीय भाषा जो है ना उसको मान्यता प्रदान करने के लिए कम से कम 2000 साल से भी क्या होना चाहिए, पुराना होना चाहिए उसका जो संस्कृति है वो। तो ऐसी जो भाषा होगा ना केवल उन्हें ही शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान किया जाता है भारत सरकार के द्वारा। तो अब तक की कुल 6 जो भाषा है ना उसे केवल शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान किया गया है, ठीक है। तमिल, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और ओडिया, तो इन 6 जो भाषा है उसको आप लोगों को याद रखना है, सीक्वेंस में नोट करके रख लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। अगर क्वेश्चन को टफ करेगा तो ऐसा ही प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए प्रश्न क्रमांक 6 का जो करेक्ट आंसर है ना ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसमें करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 7वां को अब ध्यान से पढ़िए। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थाओं को स्थापना एवं संचालन करने के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 19, ऑप्शन बी अनुच्छेद 26, ऑप्शन सी अनुच्छेद 29 या ऑप्शन डी अनुच्छेद 30। तो क्या इसका आंसर होगा? तो प्रश्न क्रमांक 7वां का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 30 करेक्ट हो जाएगा। कैसे? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थाओं को स्थापित एवं संचालित करने के लिए अधिकार का संरक्षण प्रदान करता है? तो अब आप लोगों को ना सरल शब्दों में समझा देता हूँ इसमें क्या बोला गया है। देखो कोई भी जो अलग अलग जो अल्पसंख्यक है ना, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे वो अलग अलग धर्म का सिख ईसाई हो जाएगा, ये सारे जो अलग अलग जो अल्पसंख्यक समुदाय है ना, तो इन सारे समुदाय को अपने मनपसंद का जो शिक्षण संस्था मतलब जो स्कूल है ना उसको खोलने का और संचालन करने का अधिकार प्रदान किया गया है। किसमें? तो वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 30 में ना अधिकार प्रदान किया गया है। आप लोगों ने देखा होगा मुस्लिम लोगों का मदरसा जो होता है उसको देखे होंगे, उसके अलावा जो ईसाई जो होते हैं उसका अलग स्कूल होता है ना, क्रिश्चियन स्कूल आप लोगों ने उसको देखा होगा। क्यों खुला होता है ऐसा? क्योंकि भारत सरकार ने उसको ये अधिकार दिया है अनुच्छेद 30 में कि वे अपने मनपसंद का जो भी स्कूल है उसको खोल सकता है और उसका संचालन स्वयं कर सकता है। तो इसीलिए क्या है आप लोगों ने देखा होगा, इसको समझ में आया आप लोगों को। उसके अलावा ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 19 में क्या है ये जान लो। अनुच्छेद 19 में वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, मतलब अपनी जो बात है, अपनी जो अभिव्यक्ति है, अपना जो विचार है उसको व्यक्त करने का, सामने वाले को बताने का क्या है अधिकार है, ठीक है। तो ये अनुच्छेद 19 में बोला गया है। अनुच्छेद 26 में क्या बोला गया है?
तो अनुच्छेद 26 में धार्मिक गतिविधियों का प्रबंधन करने का अधिकार दिया है। धार्मिक गतिविधि कहने का मतलब है कि अपने धर्म वगैरह के मामले में रैली वगैरह करने का, पूजा अर्चना करने का उसको अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 29 में क्या है ये जान लो। तो अनुच्छेद 29 में सांस्कृतिक एवं शिक्षा का अधिकार दिया गया है। ठीक है, तो ये आप लोगों को याद रखना है कि अल्पसंख्यकों को अलग से उसमें अधिकार दिया गया है अनुच्छेद 29 में भी। तो इसीलिए प्रश्न क्रमांक 7 का जो करेक्ट आंसर है ना, ऑप्शन नंबर डी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इन सारी चीज़ों को आप लोगों को याद रखते हुए चलना है। चलिए प्रश्न क्रमांक 8वां को ध्यान से पढ़िए। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा वर्ष 2003 में जोड़ी गई? ऑप्शन ए कोड़की, ऑप्शन बी सिंधी, ऑप्शन सी मणिपुरी या ऑप्शन डी संथाली। तो क्या इसका आंसर होगा? तो प्रश्न क्रमांक 8 का जो करेक्ट आंसर होगा ना, वो ऑप्शन नंबर डी संथाली इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे? भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा वर्ष 2003 में जोड़ा गया? तो वो संथाली भाषा को जोड़ा गया था, ये आप लोगों को याद रखना है। और वर्तमान में अभी 22 प्रकार की जो भाषा है ना, उसको 8वीं अनुसूची में रखा गया है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, उसके अलावा वर्ष 2003 में कितने प्रकार के भाषा को जोड़ा गया था? तो वर्ष 2003 में ना 4 जो भाषा है अलग अलग ना, तो उसको 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। कौन कौन सा अलग अलग जो भाषा है उसको जोड़ा गया था? तो सबसे पहले बोडो हो जाएगा, दूसरा डोंगरी हो जाएगा, तीसरा मैथिली हो जाएगा और चौथा संथाली हो जाएगा। कौन कौन सा? तो सबसे पहला बोडो, दूसरा जो होगा वो डोंगरी, तीसरा होगा वो मैथिली और चौथा होगा वो संथाली। ये 4 जो अलग अलग भाषा है ना, तो उसे वर्ष 2003 में भारत की जो 8वीं अनुसूची है ना, तो उसमें जोड़ा गया था, ये आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, तो इसीलिए प्रश्न क्रमांक 8 का जो करेक्ट आंसर है ना, ऑप्शन नंबर डी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। अब चलिए प्रश्न क्रमांक 9 को पढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है? ऑप्शन ए उर्दू, ऑप्शन बी नेपाली, ऑप्शन सी कोड़की या ऑप्शन डी भोजपुरी। तो प्रश्न क्रमांक 9 का जो करेक्ट आंसर होगा ना, वो ऑप्शन नंबर डी भोजपुरी करेक्ट हो जाएगा। कैसे? निम्न में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है? तो भोजपुरी जो भाषा है ना, वो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है, ये आप लोगों को याद रखना है इसके बारे में। ठीक है, और ये भोजपुरी कहाँ बोला जाता है? तो बिहार में आप लोगों ने देखा होगा ना जी, भोजपुरी अधिक बोला जाता है। तो ये 8वीं अनुसूची में नहीं है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बारे में। चलिए प्रश्न क्रमांक 10वां को आप ध्यान से पढ़िए। संविधान की 8वीं अनुसूची में 21वें संवैधानिक संशोधन द्वारा निम्न में से कौन सी भाषा जोड़ा गया? ऑप्शन ए संस्कृत, ऑप्शन बी सिंधी, ऑप्शन सी पंजाबी या ऑप्शन डी कोड़की। तो क्या इसका आंसर हो सकता है? एटलीस्ट गेस तो कीजिए। और आप लोग ये सारे अनुसूची को क्यों पढ़ रहे हो? क्योंकि भाषा हम लोगों का टॉपिक है ना जी, तो इसीलिए हम लोगों को ये सारा जो टॉपिक है ना उसको पढ़ना पड़ रहा है। ठीक है, तो क्या इसका आंसर होगा बताइए पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 10 का जो करेक्ट आंसर होगा ना, वो ऑप्शन नंबर बी सिंधी करेक्ट हो जाएगा। कैसे? संविधान की 8वीं अनुसूची में 21वें संवैधानिक संशोधन द्वारा निम्न में से कौन सी भाषा जोड़ा गया? तो 21वें संविधान संशोधन के द्वारा ना सिंधी जो भाषा है उसे 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था, ये आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, तो इसीलिए प्रश्न क्रमांक 10 का जो करेक्ट आंसर होगा ना, ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। देखो, एक साथ ना सारे जो भाषा है ना उसको जोड़ा नहीं गया था, धीरे धीरे ना जैसे जैसे मांग उठा उसके अनुसार क्या किया गया था, धीरे धीरे उनको जोड़ा गया था। ठीक है, तो ये भी आप लोगों को याद रखना है इसके बारे में। चलिए प्रश्न क्रमांक 11वां को ध्यान से पढ़िए। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची के संदर्भ में निम्न में से क्या असंबद्ध है? तो आपको बताना है इससे रिलेटेड क्या नहीं है, ये बताना है। थ्योरी करके दिया है, पहला कश्मीरी, दूसरा भोजपुरी, तीसरा उर्दू, चौथा संस्कृत, पांचवा कोड़की और छठवां छत्तीसगढ़ी। ऑप्शन ए 1 और 6, ऑप्शन बी 2 और 3, ऑप्शन सी 4 और 5 या ऑप्शन डी 2 और 6। तो क्या इसका आंसर होगा? तो प्रश्न क्रमांक 11 का जो करेक्ट आंसर होगा ना, वो ऑप्शन नंबर डी 2 और 6 जो है वो करेक्ट हो जाएगा। कैसे? भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची के संबंध में निम्नलिखित में से क्या असंबंधित है बोले हैं। असंबंधित मतलब क्या रिलेटेड नहीं है उससे बोला है। तो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में भोजपुरी नहीं होगा और छत्तीसगढ़ी भी नहीं होगा। ठीक है, तो आप लोगों को बताया था ना, भारतीय संविधान की जो 8वीं अनुसूची है उसमें 22 प्रकार के जो अलग अलग भाषा है उसको भारतीय संविधान ने
ने क्या किया है, अपने 8वीं अनुसूची में जगह प्रदान किया गया है। ठीक है, तो इसमें कौन सा जो भाषा है वो नहीं है बोला है, तो भोजपुरी आप लोगों को अभी बताया था ना कि भोजपुरी को 8वीं अनुसूची में नहीं रखा गया है। उसके अलावा छत्तीसगढ़ी जो भाषा है वो भी 8वीं अनुसूची में नहीं है, आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, उसके अलावा कश्मीरी, उर्दू, कोड़की, संस्कृत, ये चारों के चारों 8वीं अनुसूची में है, तो ये ध्यान रखना है आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 12 को पढ़िए। 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा शामिल नहीं है? पहला कश्मीरी दिया है, दूसरा दिया है नेपाली, तीसरा अंग्रेजी, चौथा संस्कृत और पांचवा मिजो। ऑप्शन ए और सी, ऑप्शन बी और डी, ऑप्शन सी और ई या ऑप्शन डी सी और डी। तो क्या इसका आंसर होगा? तो प्रश्न क्रमांक 12 का जो करेक्ट आंसर है ना वो ऑप्शन नंबर सी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे? 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा शामिल नहीं है? तो 8वीं अनुसूची में जो भाषा शामिल नहीं है वो अंग्रेजी भाषा जो है वो 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है, आप लोगों को ध्यान रखना है। उसके अलावा मिजो जो भाषा है ना वो भी 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। आप लोगों को आश्चर्य लगेगा लेकिन ये सही है कि भारतीय संविधान की जो 8वीं अनुसूची है ना जिसमें 22 भाषा को मान्यता प्रदान किया गया है, इस 22 भाषा में अंग्रेजी भाषा को मान्यता प्रदान नहीं किया गया है और मिजो भाषा को भी मान्यता प्रदान नहीं किया गया है। यकीन ना हो तो एक बार गूगल करके देख लो, आप लोगों को पता चल जाएगा, सर्च करोगे तो अच्छे से। ठीक है, तो इसीलिए प्रश्न क्रमांक 12 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 13वां को पढ़िए। भारत के संविधान के किस अनुसूची में क्षेत्रीय भाषाओं को शामिल किया गया है? ऑप्शन ए 8वीं अनुसूची, ऑप्शन बी 7वीं अनुसूची, ऑप्शन सी 6ठी अनुसूची या ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो प्रश्न क्रमांक 13 का जो करेक्ट आंसर है ना वो ऑप्शन नंबर है 8वीं अनुसूची करेक्ट हो जाएगा। कैसे? भारत के संविधान की किस अनुसूची में क्षेत्रीय भाषाओं को शामिल किया गया है? तो क्षेत्रीय भाषा को जो शामिल किया गया है वो 8वीं अनुसूची में ही ना किया गया है, जी हाँ। और 8वीं अनुसूची में भाषाओं के बारे में जिक्र किया गया है जो मान्यता प्राप्त है संविधान के द्वारा। तो इसीलिए प्रश्न क्रमांक 13 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। उसके अलावा ऑप्शन नंबर बी 7वीं अनुसूची, 7वीं अनुसूची में क्या है ये जान लो। तो 7वीं अनुसूची में ना केंद्र और राज्य की भी शक्तियों का क्या किया गया है, बंटवारा किया गया है, जिसमें संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का जिक्र किया गया है। ठीक है, और ये 7वीं अनुसूची में किया गया है, तो ये आप लोगों को याद रखना है। ऑप्शन नंबर सी 6ठी अनुसूची में क्या है ये भी जान लो। तो 6ठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, तो ये जो राज्य है ना तो उसमें जनजातीय क्षेत्रों में प्रशासन और संबंधित उसके ना प्रावधान दिया गया है। ठीक है, तो ये आप लोगों को याद रखना है 6ठी अनुसूची के बारे में। तो इसीलिए प्रश्न क्रमांक 13 का जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर ए जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 14 को ध्यान से पढ़िए। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 4 भाषा मैथिली, डोंगरी, बोडो और संथाली 8वीं अनुसूची में जोड़ी गई? ऑप्शन ए 70वां संशोधन अधिनियम 1992, ऑप्शन बी 77वां संशोधन अधिनियम 1993, ऑप्शन सी 88वां संशोधन अधिनियम 2000 या ऑप्शन डी 92वां संविधान संशोधन 2003। तो क्या इसका आंसर होगा? और आप लोगों को ये 4 भाषाओं के बारे में बता दिया हूँ अभी जस्ट आप लोगों को कुछ समय पहले प्रश्न में, तो क्या इसका आंसर होगा बताओ आप। तो प्रश्न क्रमांक 14 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर डी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। 92वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003, तो इसके द्वारा जो भारत के जो 4 अलग अलग जो भाषा है ना जैसे मैथिली, डोंगरी, बोडो और संथाली, तो इन 4 भाषाओं को क्या किया गया था 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। और कौन सा संविधान संशोधन के द्वारा? तो 92वां संविधान संशोधन 2003 में किया गया था। तो ये चीज़ आप लोगों को नोट करने के लिए इसीलिए बोला था। ठीक है, तो इसीलिए प्रश्न क्रमांक 14 का जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर डी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं। अब चलिए प्रश्न क्रमांक 15 को ध्यान से पढ़िए। एक शैक्षणिक वर्ष में आरटीई अधिनियम के तहत स्कूल में प्राथमिक शिक्षकों के लिए कितने कार्य दिवस अनिवार्य है? ऑप्शन ए 180, ऑप्शन बी 220, ऑप्शन सी 200 दिन या ऑप्शन डी 230 दिन। तो क्या इसका आंसर होगा?
तो प्रश्न क्रमांक 15 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर सी 220 दिन करेक्ट हो जाएगा। कैसे? एक शैक्षणिक वर्ष में आरटीई का मतलब राइट टू एजुकेशन होता है। अधिनियम के तहत स्कूल में प्राथमिक शिक्षकों के लिए कितने कार्य दिवस अनिवार्य है? कार्य दिवस का मतलब ये होता है कि पहली से लेकर के 5वीं तक की जो प्राइमरी का कक्षा है ना, तो उसमें पूरे एक साल में कितने दिन स्कूल जाना पड़ता है? तो टोटल 200 दिन तक की उसको क्या करना पड़ता है? स्कूल जाना पड़ता है और कार्य करने पड़ते हैं। तो ये आप लोगों को याद रखना है, 200 दिन तक की प्राइमरी में जाना पड़ता है और 6वीं से लेकर के अगर 8वीं तक की शिक्षक होगा ना तो उसको 220 दिन जाना पड़ता है। कितना? तो 220 दिन उसको स्कूल जाना पड़ता है 6वीं से लेकर के अगर 8वीं में शिक्षक होगा तो। उसके अलावा कितने घंटे कार्य करने पड़ते हैं प्राइमरी स्कूल के शिक्षक को? तो घंटे में अगर बात करूँ तो 800 घंटे। कितने? तो 800 घंटे एक प्राइमरी स्कूल के जो टीचर होते हैं उसको कार्य करना पड़ता है। कार्य का मतलब ये होता है कि चाहे वो ऑफिस का वर्क हो, चाहे वो बच्चे को पढ़ाना हो, चाहे वो किसी प्रकार की एक्टिविटी हो, वो सारा चीज़ इसमें काउंट होता है। ठीक है, 800 घंटे में। तो प्राइमरी एक जो शिक्षक होगा उसको क्या करना पड़ता है? 200 दिन तक की स्कूल जाना है प्राइमरी शिक्षक को और 800 घंटे तक की उसको कार्य करना है। ठीक है, उसके अलावा अगर 6वीं से 8वीं का टीचर होगा, मिडिल स्कूल का टीचर होगा ना, तो उसको 220 दिनों तक की स्कूल जाना पड़ेगा और उसके अलावा उसको कितना घंटा कार्य करना पड़ेगा? तो 1000 घंटे तक की उसको कार्य करना पड़ेगा। 1000 घंटे में वो ना उसका ऑफिस वर्क भी शामिल होगा, उसका पढ़ाई भी शामिल होगा, जो बच्चों को पढ़ाएगा वो, उसके अलावा अलग अलग एक्टिविटी कराएगा वो भी इसमें इंक्लूड होगा। ठीक है, तो इसीलिए प्रश्न क्रमांक 15 का जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर सी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखना है आप लोगों को। क्यों? क्योंकि आप लोगों को भविष्य में शिक्षक बनना है और एक शिक्षक होने के नाते आप लोगों की ये सारा चीज़ तो पता होना चाहिए ना जी। हैं, चलिए प्रश्न क्रमांक 16 को पढ़िए। आरटीई अधिनियम संविधान के किस अनुच्छेद में है? आरटीई का मतलब बताया था ना, राइट टू एजुकेशन। तो ऑप्शन ए अनुच्छेद 21 ए, ऑप्शन बी अनुच्छेद 24 ए, ऑप्शन सी अनुच्छेद 23 या ऑप्शन डी अनुच्छेद 25। तो क्या इसका आंसर होगा? तो प्रश्न क्रमांक 16 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 21 ए करेक्ट हो जाएगा। कैसे? आरटीई अधिनियम संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो राइट टू एजुकेशन अधिनियम जो है ना वो अनुच्छेद 21 में ए में है। आप लोगों को बताया था ना कि शिक्षा जो है वो अनिवार्य एवं निःशुल्क जो शिक्षा वो किस में है जी? तो वो अनुच्छेद 21 ए में शामिल किया गया और यह एक मौलिक अधिकार है। ये आप लोगों को याद रखना है, इसके बारे में बोला था ना। उसके अलावा ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 23। तो अनुच्छेद 23 में क्या है ये भी आप लोग जान लो। तो अनुच्छेद 23 में शोषण के विरुद्ध अधिकार दिया गया है। क्या? तो शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 में दिया गया है। ठीक है, तो ये आप लोगों को याद रखना है। इसके अलावा ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 24 ए में क्या है? तो अनुच्छेद 24 में ना किसी भी प्रकार के कारखाना और जोखिम भरे कार्य में बच्चों को क्या किया गया है? उसको प्रतिबद्ध किया गया है, उसको कार्य करने के लिए क्या किया गया है? मनाही किया गया है। ठीक है, तो ये आप लोगों को याद रखना है। उसके अलावा ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 25। तो अनुच्छेद 25 में क्या है? तो अनुच्छेद 25 में अंतःकरण मतलब धर्म की स्वतंत्रता दिया गया है। अंतःकरण से धर्म की आबाद गति से पालन करने की स्वतंत्रता दिया गया है। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है इसके बारे में। ठीक है, तो चलिए आप लोगों को ना केवल इतना ही जो टॉपिक है ना उसको पढ़ना था। उसके बाद इसमें जो अलग अलग ये और जो क्वेश्चन है ना वो आप लोगों को क्या करूँगा, मैं आप लोगों के होमवर्क के लिए छोड़ दे रहा हूँ। ठीक है, लगभग ये 25 क्वेश्चन और हैं आप लोगों के लिए और ये सारा जो क्वेश्चन है ना वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सारे क्वेश्चन को अपना जो व्हाट्सअप ग्रुप है उसमें डाल दूंगा, तो वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लेना और पढ़ लेना। और इसका जो आंसर रहेगा ना इस पीडीएफ के लास्ट में डालूंगा ताकि आप लोगों को आंसर भी मिल जाए और प्रैक्टिस भी आप लोगों को हो जाए। और इस प्रश्नों में अगर आप लोगों को किसी प्रकार से डाउट होगा ना तो नंबर जो है ना उसमें कमेंट कीजिएगा, बताइएगा, तो नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को ज़रूर बता दूंगा। ठीक है, और इस प्रकार से जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन होगा ना केवल उन्हीं व्यक्तियों को मिलेगा जो ग्रुप में जुड़ा होगा। और ग्रुप में जुड़ने के लिए आप लोगों को केवल 149 वन टाइम आप लोगों को पे करना होगा। उसके बाद सारा चीज़ आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा। और ये रिक्वायरमेंट इसीलिए मैं रखा हूँ जी क्योंकि देखो सीट जो है वो गवर्नमेंट कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज में लिमिटेड है ना, लेकिन ये जो कोर्स करने वाले लोगों की संख्या बहुत है। कुछ अलग पढ़ोगे, कुछ बेहतरीन गाइडलाइन आप लोगों को मिलेगा तो नंबर भी अच्छा आएगा ना जी आप लोगों का। और नंबर अच्छा आएगा तो आप लोग बेहतर कॉलेज आपको मिलेगा ना जी, गवर्नमेंट कॉलेज, तो उसमें आप लोगों को कम पैसे में हो जाएगा। तो अपने पढ़ाई के लिए एक बार आप लोग 149 पे नहीं कर पाओगे जी।
हैं, अगर कर लोगे तो आपका ही फ़ायदे से होने वाला है। क्यों? क्योंकि मैं उस प्रोसेस से गुजर चुका हूँ, इसीलिए आप लोगों को बेहतरीन तरीके से गाइडलाइन करूँगा, ठीक है। तो इसीलिए आप लोगों को सारी सुविधा प्रोवाइड करूँगा, तो इसीलिए आप लोगों को एक बार इतना जो रिक्वायरमेंट है वो करने पड़ेंगे। और ये बताओ ना कि ग्रुप में कितने लोग हैं, तो 90+ लोग अभी तक की हो चुके हैं, ठीक है। तो आप लोग ये मत सोचिए कि मैं अकेला हूँ, ऐसा बिल्कुल मत सोचिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए, आप सभी लोगों का इसका जो PDF है ना कुछ टाइम बाद प्रोवाइड कर देता हूँ ग्रुप में, तो वहाँ से आप लोग ले लीजिएगा, ठीक है। चलिए, आप सभी लोगों का दिन शुभ एवं मंगलमय हो, और चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लेना आप लोग, ठीक है। जब तक कि आपका एग्ज़ाम ना हो जाए तब तक कि कम से कम सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।